Hey guys, my name is Sanjeev and welcome to the Silver Screen 2.0। तो आज मैं द अनपैरेलल एंशिएंट लॉर्ड का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जियान भाई ने उस डायन को टपका डाला था और वह दूसरी तरफ हमारी मिस हॉट फैंग भी उस दूसरे डायन को भी टपका चुका था, इसलिए वो तुरंत ही उस गांव की तरफ आने लगती है जिस गांव की तरफ जियान गया था। लेकिन जब वो गांव की तरफ जाती है वो शॉक हो जाती है, अबे ये क्या हुआ भाई। वो मनी मन प्रे करने लगते हैं, यंग मास्टर प्लीज सेफ रहना। लेकिन जब वो जियान के पास पहुंचता है तब उसे सदमा सा लग जाता है, अबे ये क्या दिखा दियो। वो देखता है कि जियान खड़ा हुआ है और उसके सामने वो डाइन मरी पड़ी हुई है। ये देखकर फैंग मनी मन सोची, अबे क्या इसने ये किया है और अभी इसके पीछे से गोल्डन कलर के पंख क्यों निकल आए भाई। लेकिन बेचारी फैंग को इससे ज्यादा कोई सवाल मिलता इससे पहले ही जियान उसे देख लेता और अचानक से उस पर एक बहुत ही खतरनाक वार कर देता है। फैंग बेचारी तो उससे मरते मरते बचती है। फैंग को भी समझते देर नहीं लगती कि जियान का भेजा अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तभी फैंग को ऐसा लगता है कि अगर उसने उसे अब भी शांत नहीं किया तो वो अभी तो ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। तभी फैंग अपने हाथ से एक छोटा सा एनर्जी बीम छोड़ते हैं जो सीधा जाकर जियान के भेजे में लगता है और जियान की बत्ती थोड़ी देर के लिए बुझ जाती है। लेकिन बेचारी फैंग तो अभी भी सदमे में थी। वो मन ही मन सोचती है, द सैवेज इमॉर्टल बॉडी, अबे ये बॉडी तो द एंशिएंट गॉड टेंगू का है जो अपने मौत के पीछे छोड़ कर गई थी। अबे मुझे तो इस जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसके पास ये बॉडी मौजूद होगी। फिर फैंग मन ही मन सोचती है, कहा जाता है द सैवेज इमॉर्टल बॉडी जिसके पास भी होता है वो चाहे तो अपनी ताकत से दुनिया को बर्बाद या फिर उसे बना सकता है। लगता है यही हमारी आखिरी होप, बोले तो उम्मीद है। तो अगर यंग मास्टर के पास अगर ये बॉडी है तो यंग मास्टर बड़ी आसानी से हमारे व्हाइट लाइन को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ये सोचकर ही फैंग खुशी से उछल रही थी। कुछ देर बाद हम देखते कि फैंग जियान को लेकर एक आग के पास बैठी हुई है जहाँ पर जियान पास ही में लेट कर बके जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, उसे मत मारो प्लीज, उसे मत मारो। ये बोलते बोलते जियान उठ जाता है और वो अपने सामने फैंग को देखता है। तभी फैंग अपने मन ही मन सोचती है कि अगर मैंने अब इसे द सैवेज इमॉर्टल बॉडी के बारे में बता दिया तो शायद इसके कल्टीवेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तभी फैंग कुछ सोचते हुए जियान से कहती है, मैं उस गांव में गई थी लेकिन वहां पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पर सभी लोग मर चुके हैं और तुम चिंता मत करो, मैंने उस डायन को भी मार दिया है। ये सुनकर ही जियान के दिमाग में उन सभी लोगों की इमेज आने लगती है जो उस गांव में उसके अपने थे। ये सोचकर ही हमारा जियान भाई थोड़ा सा सन्टी हो जाते हैं। वो गुस्से से अपने आप को खुद कहता है, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं उस डायन को जान से मार देता, काश मैं ताकतवर होता। तभी अचानक फैंग बीच में ही बोल पड़ती है, अगर तुम ताकतवर होना चाहते तो मैं तुम्हें बना सकता हूँ। ये सुनकर जियान अपनी आंखें फाड़ फाड़ के फैंग को देखने लगती है। वो उससे तुरंत पूछती है, लेकिन कैसे। तभी फैंग कहती है, आप हमारे व्हाइट लाइन के यंग मास्टर, इसलिए मैं आपको व्हाइट लाइन के टॉप सीक्रेट्स सिखाऊंगी जिससे आप जल्द से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर देखिए। तभी जियान फैंग की बात सुनकर ऊपर देखता है। वो देखता है कि ऊपर तारे, बहुत सारे तारे धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। फैंग बताता है कि फैंटेसी रियलम बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। 3 महीने के अंदर ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे, इसलिए मुझे 3 महीने के अंदर ही आपको सब कुछ सिखाना होगा। ये सुनकर जियान के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है, अबे मैं आप लोगों की सालों की कल्टीवेशन 3 महीनों के अंदर कैसे करूंगा। तभी फैंग बेफिक्र से कहता है, इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि बाहर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद अगले दिन जियान की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन बेचारे जियान का मूड उतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि उसे सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठाया गया था। तभी फैंग उससे कहता है, अभी तुम जितना जल्दी हो सके सो लो क्योंकि हो सकता है बाद में तुम्हें 3 महीने में सोने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिले। अभी के लिए तुम तो मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो करो। लेकिन जियान महाशय तो हौले हौले चलते हुए जा रहे थे, मानो उनके पास दुनिया जहाँ के सारे टाइम मौजूद है। फिर चलते चलते वो लोग एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। फैंग कहता है, तो चलो अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये सुनकर जियान ऊपर से लेकर नीचे तक जोश से भर जाता है और कहता है, तो चलो शुरू करते हैं, मैंने मिस्टर चैंग से थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट भी सीखी है। ये सुनकर फैंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करो, इस पेड़ को मुक्का मार कर गिरा दो। ये सुनकर जियान के तुक्ते उड़ जाते हैं। वो कहता है, अबे मैं इसे ऐसे कैसे गिरा सकता हूँ, मैं तुम लोगों की तरह ताकतवर नहीं हूँ। तभी फैंग उसे चिढ़ाती है, अबे तू ही तो ताकतवर बनना चाहता था ना, अगर तू एक पेड़ को मारने से डर रहा है तो दुश्मन को कैसे मारेगा। ये सुनकर तो बेचारे जियान की इज्जत पर बनाई थी, इसलिए वो पेड़ के सामने चला जाता है। तभी फैंग उससे कहता है, तुम्हारे अंदर जो रॉयल ब्लड लाइन है वो ऐसे ही तुम्हारे अंदर के पावर को एक्टिवेट कर पाएगी।
यह सुनकर जियान फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक जोश से भर जाता है और जोश जोश में ही उस बड़े से पेड़ पर एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन अगले ही पल उसका गर्म जोश ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उस मुक्के से पेड़ तो नहीं गिरता, लेकिन हाँ, हमारे जियान भाई की हालत खस्ता जरूर हो जाती है और वो दर्द से कराने लगते हैं। लेकिन हमारी मिस हॉट फैंग बड़े ही एटीट्यूड से खड़ी थी और वो मन ही मन सोच रही थी, शायद इसकी सैवेज इमॉर्टल बॉडी इसके जरूरत के हिसाब एक्टिवेट नहीं होती, शायद मुझे कल्टीवेशन पर पहले फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हमारा जियान एक गुफा में बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और उसके आसपास पर्पल कलर की एनर्जी फ्लो हो रही थी और बेचारा जियान पसीने से लथपथ था। लेकिन अगले ही पल वो खुशी से उछलता हुआ उठता है और कहता है, अरे भाई, मैंने इनियन सूत्रा को अब मास्टर कर लिया है। फैंग ने कहा था इसे सीखने में किसी को 3 साल लगते हैं, लेकिन मैंने तो 2 हफ्तों में इसे मास्टर कर लिया। अबे मैं तो जीनियस हूँ। और वह दूसरी तरफ गुफा के पीछे से फैंग भी सब देख रही थी और वो भी इस बात से बहुत खुश। वो कहती है, ये बंदा सच में प्रिंस वाला टाइटल डिजर्व करता है, इसने बहुत जल्दी इंडियन सूत्रा को मास्टर कर लिया है। जब फैंग ये सब सोच रही थी, वह दूसरी तरफ जियान मन ही मन सोचती है, प्रैक्टिस करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, शायद मुझे नदी में नहा लेना चाहिए। यह सोचकर ही जियान अपना पजामा उतार देता है और उसका पोपट सामने आ जाता है। ये देखकर तो हमारी मिस हॉट फैंग तो शर्म से लाल हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, हो सकता है ये एक प्रिंस है, लेकिन इसकी हरकतें बच्चों जैसी है, शायद मुझे इससे पहले प्रिंस होने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और वह दूसरी तरफ जियान भी सोच रहा था, फैंग बहुत दिनों से दिखी नहीं है, पता नहीं वह भी कहाँ है। जियान ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक फैंग उसके सामने किसी भूत की तरफ प्रकट हो जाती है। ये देखकर जियान के तोते उड़ जाते हैं और वो शर्म से अपने पोपट ढक लेती है। भाई नॉर्मल सी बात है, कोई भला चंगा लड़का शायद ही अपने पोपट को किसी लड़की के सामने दिखाना चाहेगा, अगर वो ठरकी नहीं हुआ तो। तभी जियान फैंग से पूछता, अबे तुम कहाँ से आ गई? ये सुनकर फैंग शर्म से लाल चेहरे के साथ कहती है, तुम एक कल्टीवेटर हो, एक कल्टीवेटर को हमेशा शांत रहना चाहिए, तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? ये सुनकर जियान का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और अपने पोपट को छुपाते हुए उससे पूछता है, तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गई? तभी फैंग शर्म से लाल चेहरे के साथ उसे कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैं देखना चाहती थी तुमने इंडियन सूत्रा में कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। लेकिन हमारा जियान भी चालाक हो गई, वो भी सब कुछ समझ जाती है। वो फैंग चिल्लाते हुए कहती है, तुम अभी तक मुझ पर नजर रख रही थी। तभी फैंग उसे शांत होने के लिए कहता है, तुमने इंडियन सूत्रा को मास्टर कर लिया, अब तुम्हारी कॉम्बैट ट्रेनिंग का वक्त है, तुम्हें जंगली जानवरों से लड़ना होगा। अब ये सुनकर जियान की हवा टाइट हो जाती है और उसका मुंह ऐसा हो जाता है मानो किसी ने उसे सड़ा हुआ करेला खिला दिया हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस कहानी की 3rd पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं बहुत जल्दी इसका 4th पार्ट लेके आऊँगा। मेरी एक दूसरी कहानी जिसका नाम द लास्ट हीरो है, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसे मैंने इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया है। अगर वो भी आपको पसंद आए तो मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना, मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना।